जीटीबी अस्पताल में बनेगा प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक के लिए कर ली गई है पूरी तैयारी। अभी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कम लोग आ रहे हैं सामने। मयूर विहार में बाइक डिवाइडर पर टकराने से लड़की की हुई मौत। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। लड़के की हालत बताई जा रही है नाजुक। शकरपुर में मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले उड़े चोर। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। शकरपुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। गांधीनगर में कोविड-19 का लगाया गया कैंप। मार्केट एसोसिएशन ने लगाया कैंप। व्यापारी और लेबर का किया जा रहा है टेस्ट। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन कोच तैयार। अभी नहीं है एक भी कोरोना का मरीज। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को देखते हुए पूर्व दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल जीटीबी अस्पताल में भी प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी कर ली गई है। संभावना है कि अगले हफ्ते से जीटीबी अस्पताल में प्लाज्मा बैंक शुरू हो जाए। इस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक शुरू करने का फैसला पहले ही कर लिया गया था। प्लाज्मा बैंक के सभी जरूरी मशीनें अस्पताल पहुंच चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते से बैंक शुरू हो जाएगी। अभी तक वसंत कुंज के ILBS अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की सुविधा दी गई थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी अभी तक काफी कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा थेरेपी से बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनने के बाद पूर्व दिल्ली के मरीजों को काफी फायदा होगा। कोरोना संक्रमण के मामले में पूर्व दिल्ली में गंभीर हालत है। यहाँ सभी वर्ग के मरीज मिले हैं। ऐसे में आप प्लाज्मा बैंक बन जाने के बाद गंभीर मामलों में राहत मिल सकेगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना से पीड़ित हो गए थे। उन्हें पहले पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में रखा गया था, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किया गया। जीटीबी अस्पताल में भी ILBL की तर्ज पर ही प्लाज्मा बैंक काम करेगा। प्लाज्मा दान करने वालों को आने जाने की सुविधा दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ प्लाज्मा देने और लेने के लिए एक ऐप काम करेगा। पूर्व दिल्ली और उत्तर दिल्ली के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ILBS की ज़्यादा दूरी को देखते हुए फैसला लिया गया है। यहाँ की कच्ची कॉलोनियों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं। सरकार को सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कोरोना से ठीक हुए मरीज अभी प्लाज्मा डोनेट करने वाले आगे नहीं आ रहे हैं। CM अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए अपील कर चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू होने पर डोनेट करने वाले भी ज़्यादा लोग आगे आएंगे। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार में रोड रेस का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर बुलेट मोटरसाइकिल ने डिवाइडर पर जाकर टकरा गई। आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या था। पूर्व दिल्ली के गणेश नगर में रहने वाली लड़की काजल ने अपने घर से मां को बोलकर निकली कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूं। जब वह घर से बाहर निकली तो लक्ष्मी नगर के रहने वाले सिद्धार्थ के साथ वह बुलेट में बैठकर गई और मयूर विहार अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर उसकी तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकरा गई। दोनों डिवाइडर के पास गिरे। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को पास के लाल बहादुर हॉस्पिटल में ले जाया। लड़की को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और लड़के को वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लड़के की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो 10:15 बजे यहाँ से गई थी घूमने के लिए 3 लड़कियों के साथ। उसका नाम है श्रेया। एक लड़की का नाम मुझे पता है, श्रेया है। उसको मैंने 3 बजे फ़ोन करा अपनी बहन को, मेरी बहन ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 6:15 बजे उसको फ़ोन करा लड़की को, अपनी बहन को, तो उसने कहा कि मैं अभी रास्ते में आ रही हूँ। फिर मैंने 7:45 बजे फ़ोन करा है तो उसकी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया है, श्रेया ने। उसने यूँ कहा है कि हमें फ़ोन तो हमारे पास है, हमें नहीं पता वो लड़की का। और 2 लड़कियाँ आई हैं हमारे घर। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया काजल का लाल बहादुर शास्त्री में। मेरी बहनों के पास मेरी बहन ने फ़ोन करा है हमें। सर ये मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है। ये अपनी फ्रेंडों के साथ कल सुबह घूमने गई थी 10 बजे के टाइम पे।
तो जिसके बाद हमने 6:30 बजे के टाइम में फ़ोन आया कि पुलिस वालों का कि आपके सिस्टर इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद जब हम हॉस्पिटल में आए तो पता लगा कि 8:30-9 बजे के टाइम में लड़की की डेथ हो गई। जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि भाई कैसे डेथ हुई, तो काजल की सिस्टर ने बताया कि इसके साथ ये 3-4 लड़कियों के साथ घूमने गई थी और घूमने के बाद लड़कियों को जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि लड़कियाँ ये कह रही हैं कि हमने 2 बजे काजल को छोड़ दिया था, उसके बाद हमें पता नहीं कि ये कहाँ गई। अब वो जो तीनों लड़कियाँ थी इसकी फ्रेंड, वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी आई और वैशाली के घर भी गई काजल के जो सिस्टर इन लॉ है, और उन्होंने ही उसको ये बताया था कि आपकी सिस्टर की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप उनको जा करके देख लो। कोरोना को देखते हुए पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जांच के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना को कैसे कम किया जाए जांच की जा रही है और RT-PCR चेकअप किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से दुकानदार और लेबर का चेकअप किया जा रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को इस कोरोना चेकअप किए गए हैं और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। सर अभी तक 125 हो चुके हैं और मोटा मोटी हमको उम्मीद है कि 200 तक हो जाएंगे, 200 सवा 200 तक हमने सबने करा लिया है अपना, और मोटा मोटी अभी नेगेटिव ही आ रहा है। सर उसके लिए ये है कि वो जिस भी उसका जो भी एड्रेस है उसने या तो स्टाफ है या वो मालिक है किसी दुकान का, तो हम उससे आग्रह करेंगे कि या तो तू अपना प्रीमिसेस बंद कर या उस स्टाफ को घर भेज, बाकियों का अपना पर्सनल करा के तू, अगर उसने बाकियों का नहीं कराया तो उसका करा के तू अपना प्रिकॉशन खुद ले, वरना तेरे को जबरदस्ती हम तेरी दुकान बंद करवाने की उसमें रहेंगे। कोविड-19 का कैंप लगाया गया है क्योंकि हमारे बाज़ार में काफ़ी लेबर गरीब तबके के लोग हैं जो लेबर स्टाफ दुकान और फैक्ट्री में रहते हैं, वो प्राइवेट में जाके 2400 रुपये का कैंप नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए और अपनी मार्केट की सुरक्षा के हिसाब से जो हमारे दुकानदार भाई वगैरह हैं जिनके भी स्टाफ है वो सब के लिए टेस्ट के लिए, जिससे हमारी मार्केट की सुविधा सुरक्षा पूरी हो सके। यहाँ पे 3 डॉक्टर की टीम आई हुई है और सब अपना कोविड टेस्ट को ही कर रहे हैं। और हम लोग रामनगर में जो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये कैंप लगा है और निःशुल्क लगा है। नहीं कोई भी करा सकता है, जिसने अपना यहाँ पे नाम रजिस्टर्ड कराया वो सब लोग करा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर के ही हैं, जो लेबर वगैरह है फैक्ट्रियों में, उन लोगों का टेस्ट हो रहे हैं, उनसे अपना उनका फैक्ट्री का एड्रेस लिया जा रहा है, ना कि बाहर का। गांधीनगर के लेबर तबका और गांधीनगर रहने वाला कोई भी आके यहाँ पे टेस्ट करा सकता है। ये रेगमा एसोसिएशन की तरफ फ्री टेस्ट है, इसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। अच्छा कोई भी आगे करा सकता है, जो हमारे पे लेबर है सब बाहर की है। सबसे पहले तो हम उनको नंबर 1 पे रख रहे हैं, उसका जो रेजिडेंशियल है या दुकानदार लाला लोग भी कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। पूर्व दिल्ली में चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी नगर की एक वीवो मोबाइल की शॉप में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 6 लाख से ज्यादा रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की FIR शकरपुर थाने में दर्ज कर ली है और आगे की जांच में जुट गई है। ये 5 तारीख को मैंने कैमरा चेक करा था, रात को 12 बजे के आसपास। कैमरा बिल्कुल ठीक था, ऑफिस में भी सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और सुबह को जब मैं 6 तारीख की मॉर्निंग आया हूँ, 9:30 बजे ऑफिस खोला है, तो नीचे का शटर भी टूटा हुआ था, बाकी सारे लॉक भी टूटे हुए थे और ऑफिस में चोरी हो रखी थी। उसकी मैंने FIR कराई है और फ़ोन भी गायब है, पार्ट्स भी गायब है। जितना भी मैं कितने लाख का खर्चा होगा? टोटल 4 लाख के आसपास का खर्चा। चोरी इसलिए लगता है क्योंकि सारे लॉक टूटे हुए थे। शक तो किसी पे, देखो क्या कह सकता हूँ कि किस पे शक करूँ, जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अब या तो कोई रैंडमली आके किसी ने रेकी करी है तब चोरी करी है, या फिर कोई क्या हो सकता है क्या नहीं, वो तो पुलिस चेक करेगी। बाकी मैंने डिटेल सारी पुलिस को दे दी, जितने भी IMEI नंबर वगैरह जो फ़ोन गायब हुए उनकी भी, और जो पार्ट्स थे मदरबोर्ड थे उनकी भी IMEI नंबर मैंने पुलिस को दे दिए। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। हॉस्पिटल के साथ साथ रेलवे कोच को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में भी कोरोना मरीज के लिए इंतजाम किए गए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अभी एक भी मरीज कोरोना का नहीं है। प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे हैं। अगर कभी भी कोई कोरोना का मरीज आता है तो उनके लिए व्यवस्था पूरी है। दिल्ली की DTC बसों में बाहर की बॉडी और अंदर की बॉडी में जो भी विज्ञापन लगाए जाते हैं उसका कुछ हिस्सा नगर निगम का भी होगा। पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि निगम का अधिकार है और वो इससे आए पैसे को निगम के लोगों के लिए इस्तेमाल करेगी। वैसे भी इस समय परेशानी चल रही है और MCD में इसका 50% के लगभग पैसा आएगा। देखिए ईस्ट दिल्ली में रेवेन्यू का बड़ी दिक्कत रहती थी, क्योंकि हमारी जो खर्चा है आमदनी के हिसाब से वो खर्चा बहुत ज़्यादा था।
तो हम लगातार पिछले 3 साल से, जब से नई सरकार में बीजेपी आई है, हम ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे रेवेन्यू बढ़ा जाए। तो ऑलरेडी क्योंकि डीटीसी पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं करती थी, लेकिन पिछले साल से जब से डीटीसी ने अपनी बसों पे, अपने कार्स पे एडवर्टाइजमेंट शुरू की, हमने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो भी रेवेन्यू आता है उसका 50% जो है वो ईडीएमसी को मिलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम पिछले साल का डाटा शेयर करें तो कुछ 25 लाख के करीब एक साल में रेवेन्यू जो है वो एमसीडी को मिला है। और ऐसे ही आपने डीआरसी का जिक्र किया, जो मेट्रो के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है इनकी गाड़ियों के अंदर है, इनके स्टेशंस पे है, उसका भी ये 30% हमारे साथ शेयर करते हैं। तो पिछले एक साल में अंदाज़न 1 करोड़ के करीब जो है एडवर्टाइजिंग शेयर डीएमआरसी ने भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिया है। और कोशिश है कि ये रेवेन्यू और बढ़े। और भी कुछ कंपनियां जिन्हें हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ के केस पेंडिंग है अदालत में, लेकिन इस रेवेन्यू को हम बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक पॉलिसी है, एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस एक्ट को पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी पूरा इस्तेमाल करता है। जैसे मॉल्स हैं, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़ी शॉप्स हैं, या जो बड़ी कंपनियां जो अपनी ब्रांडिंग करती हैं, इन सब को हमने पिछले 1 साल से जो है इन सब से हमें रेवेन्यू आ रहा है, और हमने ऑलमोस्ट अपना रेवेन्यू डबल किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि डीटीसी पर जो भी एडवर्टीजमेंट लगेगा उसका कुछ प्रतिशत तो एमसीडी को मिलेगा ही, लेकिन डीएमआरसी की बात करें तो डीएमआरसी की तरफ से भी कुछ प्रतिशत जो है वो रेवेन्यू निगम के खाते में आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो और कोई एजेंसी है, अदर एजेंसी जो कहीं भी एडवर्टीजमेंट लगाती है, वो भी इस दायरे में आ रही हैं, उन्हें भी निगम को कुछ हिस्सा जरूर देना होगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसीएन। कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन पिछले महीने तक चला था, जिसमें लोगों के कई कारोबार बंद हो गए थे। अनलॉक 2 तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें बंद हैं। अमूमन देश में एक तरह से ताला लग गया था, जिस दौरान बहुत से लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नाराज हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार से कहा कि ये बिजली के बिल जो आ रहे हैं उनमें लोगों को रियायत दी जाए। मतलब जो लॉकडाउन में जब फैक्ट्रियां बंद थीं, उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। वैसे भी लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट है। आरडब्ल्यू मेंबर्स का कहना है कि हम लोग आदेश गुप्ता जी के साथ हैं, वो चाहें हम लोग वहाँ केजरीवाल के लिए धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो बिल आए हैं लॉकडाउन के दौरान उनको कम किया जाए और माफ़ किया जाए। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत करके इस कोरोना संकट के दौरान जो दिल्ली सरकार ने पिछले चुनाव से पहले, इस चुनाव से पहले ये कहा था कि हम सब्सिडी को लागू करेंगे, 2820 करोड़ रुपया उन्होंने विधानसभा में पारित किया प्रस्ताव। 94 दिन के अब बिल भेजे जा रहे हैं प्रोविजनल, और उन बिलों में वो सब्सिडी गायब है। जो दुकानें, जो ऑफिसेज, जो इंडस्ट्रीज, छोटे मोटी फैक्ट्री चलाने वाले जो पिछले 2-2.5 महीनों से बंद हैं, दिल्ली के अंदर उनको फिक्स चार्जेस के नाम पर उन पर 500 करोड़ के लगभग का बोझ डाला जा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 1131 करोड़ रुपया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के माध्यम से मिली भगत से लूटने का काम कर रही है। ऐसे संकट के समय दिल्ली के लोगों के साथ जब उनको मदद की ज़रूरत थी, तब आप प्रोविजनल बिल भेज रहे हैं। जब ज़रूरत है लोगों को तो आप भारी भारी बिल भेज रहे हो, अमाउंट इतना इतना भेज रहे हो। छोटे छोटे, मैं आपको बताऊँ, एक मेरा जानकार है, उसके दुकान का बिल आया है जो पिछले 3 महीने से बंद है उसका ऑफिस, और उसका बिल 5000 रुपये आया, और सिर्फ एक पंखा है, एक ट्यूबलाइट है। तो इस तरह के बिल आ रहे हैं। ये मनमानी दिल्ली सरकार की भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। तो हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे। जो हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जो कि बगैर रीडिंग के आने ही नहीं चाहिए थे। पहले रीडिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद बिल आने चाहिए थे, फिर हमें ठीक लगता। ये बिल्कुल गलत हो रहा है जनता के साथ। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि जब गवर्नमेंट देख रही है, जब हम लोग काम ही नहीं कर रहे, कहीं आ ही नहीं रहे, कहीं जा ही नहीं रहे, तो उसके बावजूद हमें बिजली के बिल पेड करने पड़े, तो हमारी बड़ी दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन के टाइम सारी दुकानें, सब कुछ, सब इस्टेब्लिशमेंट सब बंद थी, और अब उन्होंने उसको कंसिडर नहीं करते हुए उन्होंने एक अपना जर्नल बिल और विदाउट रीडिंग बिल भी भेज दिया। फिक्स चार्जेस भी लगा रहे हैं उसमें। तो ये सारे बेवकूफ़ होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल आ रहे हैं और वो अपने लास्ट ईयर की रीडिंग्स लोगों की देख के उस पर लगा रहे हैं, पर अब इन दिनों के अंदर बिल्कुल भी लोगों ने मतलब हर चीज़ के लिए कटौती की हुई थी, और इतने भयंकर बिल आ रहे हैं कि आम आदमी उसको पे नहीं कर सकता। बिल्कुल ही कटौती की जाए
मार्च, अप्रैल, मई, जून सब लॉकडाउन का टाइम रहा है, कोई दुकानें नहीं खुली हैं हमारी, उसके अंदर भी ये फिक्स चार्ज दे रहे हैं। फिक्स चार्ज इनको हटाने चाहिए, बिल्कुल फिक्स चार्ज नहीं लगाने चाहिए, और जो एक्चुअल बिल आए हैं, मीटर के अंदर रीडिंग आए, उसके हिसाब से बिल देना चाहिए। ये बहुत बड़ी धांधली मचा रखी है इन्होंने। दिल्ली सरकार को चाहिए बिजली वाला डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करें। कोरोना काल को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने समन और नोटिस भेजने के फैसले में नया तरीका अपनाया है। जी हां, अब व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम और फैक्स के साथ भी आपको नोटिस और समन भेजा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, उसको देखते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इसे पोस्टल माध्यम से भेजे गए समन और नोटिस के बराबर माना जाएगा। देखिए, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंदर सर्विस ऑफ समन थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल या अदर ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक मोड्स दिया है, ये एक सराहनीय कदम है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट या अदर हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस तरीके के सर्विस के मोड्स को अलाउ कर चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा सुविधा होने वाली है लिटिगेंट को। जो भी लिटिगेंट है उसको कई सुविधा मिलेंगी, ताकि वो ऑनलाइन ही इसको जो है सर्विस ऑफ समन कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। अब अगर व्हाट्सएप से आपने सम्मन भेजा है तो वो ज़रूरी है कि 2 ब्लू टिक उसके ऊपर लग जाएं। इसके अंदर समस्या ये आ सकती है कि कई बारी जो है जो एंड यूज़र है जिसके पास हम सम्मन भेज रहे हैं, उसने अपने ब्लू टिक की ऑप्शन को बंद करा होता है, तो समस्या आ सकती है। साथ ही अगर हम मेल के द्वारा सर्विस कर रहे हैं तो मेल के द्वारा सर्विस में भी सेंड और रिसीव ऑप्शन ऑन होना चाहिए। जैसे ही आपने मेल भेजा तो उसकी एक नोटिफिकेशन पॉपअप आनी चाहिए कि आपको ये मेल आपका चला गया है और सामने वाले व्यक्ति को मिल गया है। तो टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं और बहुत अच्छा काम है कि अब जुडिशरी जो है वो ई मोड को रिकॉग्नाइज कर रही है, और ये नीड ऑफ द आवर भी है। अब फिजिकली समन को सर्व कराना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, तो इस लॉकडाउन के चलते और कोर्ट की लिमिटेड वर्किंग के चलते अगर हमें सर्विस ऑफ समन करनी है तो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और विद इन टाइम बाउंड मैनर हम इसको करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, मेल है या अदर सोशल मीडिया भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई सम्मन मिलता है और उस पर आप उसको देख लेते हैं, ब्लू टिक लग जाते हैं, तो कानून के नजरिए में वो डीम्ड सर्विस माना जाएगा, मतलब कि उसे पूर्णतः सर्विस माना जाएगा। अगर आप उसको सम्मन को देखने के बावजूद भी उस पर एक्ट नहीं करते या कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत नहीं होते या आप अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते, तो ऐसे में आपके विरुद्ध एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कोर्ट कर सकती है। कोरोना को देखते हुए भारत सरकार ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी। क्लास 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में अब कटौती कर दी गई है, जिसमें नोटबंदी और राष्ट्रवाद जैसे चैप्टर को हटा दिया गया है। जब हमने बच्चों से कोर्स में हुई कटौती पर बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और कुछ बच्चों ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा 30% सिलेबस कम कर दिया। सिलेबस कम होने के कारण अब हम बच्चे कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। मैं 9 से 12 तक के सारे बच्चों की तरफ से सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 11th क्लास का छात्र हूँ दिल्ली से। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। सरकार ने 10th 11th क्लास का जो 30% सिलेबस कम कर दिया है, जो कि हटा दिया गया है सिलेबस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। जी हाँ, वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, चूँकि वो आखिर के सिलेबस इतने इंपॉर्टेंट थे जो हमने प्रिपरेशन कर रखी थी उसकी, और इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सरकार या तो उन सिलेबसों को लगाए, और जो बेकार के चैप्टर है शुरू के या आखिरी के चैप्टर सरकार ने हटाया हमारे, तो इस वजह से सरकार या तो उन चैप्टर को वापस लाए और वरना दूसरे चैप्टर को कर दे। धन्यवाद। कोरोना काल में सभी को बचाव करने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार से लेकर दिल्ली सरकार बचाव के लिए कहती है। अब पूर्व दिल्ली की 2 ट्विंस जो बहनें हैं, ये अपने जिंगल के माध्यम से समाज को कोरोना से बचने के लिए एक मैसेज दे रही हैं। ये दोनों खूबसूरत बच्चियां जितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं, उतने ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने हम सब लोगों को कोरोना से बचने के लिए एक मंत्र दिया है। सुचि गुप्ता और सानवी गुप्ता के इस बेहतरीन वीडियो की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं बच्चे और क्या दे रहे हैं मैसेज, आप भी देखिए। COVID is a pandemic we have to fight. We will win if our steps are right. You should always wear a mask all the time for every task. If you keep social distance,
Corona will not affect your existence. It is good to be wiser, so why not to use sanitizer? Corona loves those who go out to roam, but it is scared of those who stay at home. Thank you. कोरोना को हराने के बाद निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने 20 दिन बाद अपने कार्यालय में जाकर कार्य किया। कार्यालय जाने से पहले उन्होंने राजगढ़ कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की। उसके उपरांत अपने कार्यालय गए, जहां क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर, माला पहनाकर और पटका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से उनको कोरोना हो गया था। इलाज लिया और उन्होंने इस बीमारी को मात देकर अपने काम पर वापस आए हैं, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।